बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब। मेरे साथ पाकिस्तान की एक बहादुर बेटी मौजूद हैं। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। पहले आप नाम सुन चुके होंगे, माहम अमजद। ये वो बेटी हैं जिन्होंने अपने वालिद के कातिल को 14 साल पहले किए गए कत्ल के जो कातिल थे उसको जो है वो गिरफ्तार करवाया, और गिरफ्तार करवा के अब कुछ दिनों में वो पाकिस्तान आ जाएगा और उसका जो आगे का लीगल प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। ये वाकया क्या हुआ था, कैसे हुआ था, 14 साल किस कर्ब में गुजारे, क्या कुछ हुआ, और इन्होंने कैसे जो है अपने वालिद के कातिल को बिल आखिर मेहनत करके पकड़वाया, ये सारा माम से पूछेंगे। माम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। माम, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा सा मेरा सवाल शुरू में, बाकी डिटेल इंशाल्लाह आगे इस पे बात करते हैं। क्या हुआ था 14 साल पहले, क्या वाकया हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अम, अगर मैं उस दिन की बात करूं तो अम, मुझे बहुत बहुत क्लियरली याद है और कभी भूल नहीं सकती। जाहिर अम, जाहिर। मैं बचपन में बास्केटबॉल खेलती होती थी और मेरी थंब पे फ्रैक्चर हुआ हुआ था, तो मैं घर पे थी जब ओके। ये जिस दिन हुआ, 26 अगस्त 2008। मैं अपने हमेशा फादर के कॉल का वेट करती थी घर पे, लैंडलाइन पे वो मुझे कॉल किया करते थे, तो जब भी फोन बजता था मैं फोन की तरफ भागती थी, बचपन से मेरी आदत थी। अम, दोपहर का टाइम था और मैं सो के उठी थी उस टाइम, क्योंकि हम्म। मेरी दवाइयां मैंने खाई हुई थी, मेरी काफी पेन में थी। तो अम, मैं जब मैंने फोन की आवाज सुनी तो मैं फोन की तरफ भागी और ऑफिस से फोन था। हम्म। और उन्होंने वो जो हड़बड़ाहट होती है उसमें उन्होंने मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम, और उन्होंने आगे से बोला है अमजद साहब को गोली लग गई है। ओ। और आई कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट। हम्म। मैं बेहोश हो गई। फिर चीखो पुकार थी घर पे, हमें पता नहीं था क्या हो रहा है, घर पे लोग आना शुरू हो गए। अ, मैं बहुत एक्सट्रीम ट्रॉमा में चली गई थी। तो जाहिर। मेरे फादर के कुछ दोस्त आए थे और उन्होंने उस टाइम मुझे काम डाउन करने के लिए बोला कि हाथ पे गोली लगी है और हाथ से गोली निकल गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। मैं बहुत ज्यादा पैनिक में थी, आई वाज फेंटिंग। फिर मेरी मॉम एंड मेरी सिस्टर हॉस्पिटल गई, एंड मेरा भाई लंदन में था। मैंने अपने भाई को लंदन में फोन किया, मैंने कहा डैडी को गोली लग गई है। उसने फौरन अपनी फ्लाइट बुक की और अगले दिन वो पहुंचा। लेकिन जब मेरी मॉम और मेरी बहन हॉस्पिटल से रोती हुई आई है ना, हम्म। इट वाज दैट मोमेंट आई रियलाइज कि डैडी के साथ बहुत कुछ बुरा हो गया है। ओके। um, उसके बाद फिर मैंने हॉस्पिटल जाने की जिद की, तो जब मैं गई तो आई कुड नॉट रिकग्नाइज माई फादर। मेरे फादर की आंख पूरी नीली थी। ओके। जो अब मैं एक चीज सोचती हूँ कि गोलियां लगने पे आंख नीली नहीं होती है। हाँ, तशद्दुद। तो उनकी पूरी एक एक होता है ब्लू, एक होता है पर्पल ब्लू, फुल आंख हम्म। सूजी हुई, और मेरे फादर की पूरी बॉडी फूली हुई थी ओके। बिकॉज 10 गोलियां लगी थी। मेरे फादर पूरी बैंडेजेस से, उनका फेस था, कुछ चिन के नीचे गोली मारी थी। ओके। देखिए, ये जिस तरह का मर्डर होता है ना, ये इस तरह नहीं होता कि दूर से गोलियां मार के आप भाग गए हो। अगर चिन के नीचे गोली लगी है तो हम्म। आपने बंदे को पकड़ा है, जिसके बाद हम्म। चिन के नीचे गोली लगी है। जो सबसे फेटल गोली मेरे फादर को लगी थी वो चिन के नीचे लगी थी, क्योंकि वो दिमाग को छू के गई थी, ओके। जिसके बाद वो कोमा में चले गए थे। मेरे फादर हॉस्पिटल पहुंचने तक होश में थे। ओके। और जो वीडियोस हमें दिखाई गई थी उसमें डैडी एम्बुलेंस में नारे लगा रहे थे अल्लाह अकबर के, और वो जोर ओके। जोर से अपना हाथ घुमा रहे थे और वो अल्लाह अकबर कर रहे थे। तो वो होश की स्टेट में हॉस्पिटल गए थे, जिसके बाद होश उनका जो है हॉस्पिटल में कोमा में वो गए हैं। तो ओके। इसमें बड़े क्वेश्चंस हैं, बिकॉज उस टाइम तो देखें एक फैमिली का दिमाग नहीं होता उस टाइम, कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, कि हम्म। औरतों को समझ नहीं आती ये बातें। आपका हम्म। जीता जागता बाप ऑफिस गया है और वो होश में वापस नहीं आया और वो हॉस्पिटल में गोलियां लगी हुई हैं उसको। इट्स अ स्टेट ऑफ ट्रॉमा दैट नोबडी कैन हम्म। एवर अंडरस्टैंड। हम्म। उस टाइम तो ये क्वेश्चन हमारे नहीं थे कि आंख क्यों नीली है, या मतलब वो जो सारी डैडी को जिस तरह देखा, मैं तो आई कुडंट
recognize my father. मैंने उनको देख के I still remember अल्लाह मियाँ से बोला, अल्लाह मियाँ ये मेरे डैडी नहीं है, मुझे मेरे डैडी वापस करें आप, because it was just so horrific. And फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर 4 दिन मेरे फादर जो हैं 10 गोलियां सर्वाइव किए हैं। और जिस दिन हमने उनको जिन्ना हॉस्पिटल से आगा खान हॉस्पिटल शिफ्ट करना था, उस दिन शिफ्ट करने से पहले उनका इंतकाल हुआ है, जिसमें टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट कन्विंस्ड दिस वाज आल्सो इट हैपेंड नेचुरली, बिकॉज जो पहरा दे रहे थे लोग ऑफिस के स्टेट लाइफ से हॉस्पिटल में, वो अब सबूतों के मुताबिक सारे मुलव्विस थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने किसी को 10 गोलियां मरवाई हो और फिर आपने हॉस्पिटल में उनको जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया हो? ये इस तरह का जुल्म है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी जान निकलती है इसके बारे में सोचते हुए भी कि मेरे फादर की मैयत तक इन्होंने नहीं छोड़ी। जो मर्डर में मुलव्विस लोग थे वो मैयत तक पे आए थे अपनी इनोसेंस दिखाने के लिए कि भाई हम शामिल नहीं थे। अब वो सारे पेपर ट्रेल से तो वाज़ेह है कि किसने मर्डर को भगाया, कौन सपोर्ट कर रहा था, किसके पास दुबई ऑफिसेज में वो आ रहा था 14 साल, किसके साथ काम कर रहा था। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, वो मर्डरर कौन था, वजह क्या बनी, और फिर वो कैसे बाहर निकल गया, दुबई चला गया, ये थोड़ा सा मुझे इसका भी बताइएगा प्लीज। जी, इसका नाम सैयद तकी हैदर शाह है। इसकी रेपुटेशन पूरी कंपनी में और पूरे दोनों मुल्कों में, यूएई एंड पाकिस्तान में, एक फ्रॉडिया की है, जो कि कोई भी शरीफ इंसान इससे बात करने के लिए राजी भी नहीं होता। आप लिटरली यू विल सी हाउ मेनी पीपल टर्न अप। जब से मैंने केस खोला है, मुझे कितने लोगों ने एविडेंसेस के साथ बताया है कि जी ये तो 14 साल से बड़े फख्र से बता रहा है कि इसने रीजनल चीफ का मर्डर किया है, और इसके लिए एक मर्डर का भी उतना ही गुनाह है जितना 100 मर्डर का है। तो इसने सिर्फ मेरे फादर का मर्डर पे नहीं रुका, ये इसने विटनेसेस को धमकियां दी हैं जान से मार देने की। इसने जो चलता फिरता इंसान था, इसका डायलॉग यही था कि मैं मर्डर कर चुका हूं तो मेरे लिए और मर्डर करना भी उतना ही आसान है। एक वो होता है ना, एक आप क्राइम करते हो, आप रिपेंट करते हो। एक होता है आप क्राइम करते हो, आप पावर में आ जाते हो कि मैं 14 साल एक मर्डर करके ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में करके मैं बच के अपनी जिंदगी आजाद गुजार रहा हूं। वो एक क्रिमिनल को इनेबल करता है, और इस इनेबलिंग के लिए बड़े इदारे जो है रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट लाइफ तो है ही है, पर जो नाअहली उस टाइम पुलिस ने दिखाई, फिर नादरा ने दिखाई, फिर एफआईए ने दिखाई। पहला तो आप ये बताएं कि 14 साल क्यों लगे उसका पासपोर्ट ब्लॉक करने में? मेरे कॉल का वेट कर रहे थे या मेरी परसुएशन का वेट कर रहे थे? उसका सीएनआईसी क्यों नहीं ब्लॉक किया कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद? कोर्ट तो ऑर्डर दे चुकी थी 2009 में कि इसका जो है पासपोर्ट ब्लॉक करें और इसका सीएनआईसी ब्लॉक करें। तो ये 14 साल जो ब्लॉक नहीं हुआ, और वो जो ट्रैवल कर रहा था आसानी से, ये कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? हमें मर्डर के टाइम स्टेट लाइफ ने बोला हमने इसका ईसीएल पे नाम डाल दिया है। मर्डरर 2 महीने बाद लाहौर से दुबई फरार हुआ है। हम खुद डाल देते, मैंने अभी भी डलवाया ही है ना। हमारे घर में थे लोग जो डलवा देते, लेकिन हमें बोला गया, हमसे झूठ बोला गया कि स्टेट लाइफ आपके बिहाफ पे केस लड़ रहा है, आप टेंशन ना ले। स्टेट लाइफ का ना कोई एफआईआर से लेना देना था, ना कोई केस से लेना देना था। केस और एफआईआर मेरे फादर के सेक्रेटरी ने जाती तौर पे अपने नाम से कटवाई, जब कोई और तैयार नहीं था कटाने को, क्योंकि वो आई विटनेस भी था। और ये इसके अगेंस्ट मेरे फादर ने इंक्वायरी खोली हुई थी। इसने 17 लाख का रीजन पूछना चाह जी 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 17 लाख का ये बैंक फ्रॉड कर चुका था, जिसमें क्रेडिट कार्ड फ्रॉड भी था, यूएई में भी था, कतर में भी था, पाकिस्तान में भी था। और बैंक्स की, अब जो मैं पेपर्स देख रही हूँ, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने पे बात आ गई थी, क्योंकि बैंक कोर्ट में जा चुकी थी। उसके बाद फिर होल्डर्स का जो है पैसा एम्बेजलमेंट की हुई थी, जिसके वो लेटर्स जो थे क्लाइंट्स के, वो तक आ गए थे बाहर। तो जी, मेरे फादर ने अपने पूरे करियर में स्टेट लाइफ में करप्शन ही पकड़ी है। 1999 में मेरे फादर चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम के हेड बने थे, जिसके बाद उन्होंने बिलियंस वर्थ करप्शन पकड़ी थी, और उसमें बहुत सारे लोग मुलव्विस थे। तो दुश्मन तो उन्होंने तभी से बना लिए थे, तभी से हमें थ्रेटनिंग कॉल्स आती थी, और इन्होंने हर चीज ट्राई की थी। इन्होंने डैडी को फायर ट्राई किया था करने को, इनको उनकी इलीगली सैलरी रुकवाई हुई थी, उनको विक्टिमाइज जिस तरह करते हैं, वो 8 साल विक्टिमाइजेशन चली, जिसके बाद फिर जब और कुछ नहीं रहा इनके पास करने को, तो इन्होंने मर्डर करवाया। बिकॉज माय फादर वाज द यंगेस्ट रीजनल चीफ
43 की एज में he was heading regional chief as Sindh and Balochistan was under him in the company, which is a very high designation. 18 gold medalists in 21 years of career. एक तो jealousy थी कि तरक्की कैसे मिल रही है इतनी young age में जो है, कैसे इसको इतनी तरक्की मिली है. फिर उसके बाद करप्शन जिसके अगेंस्ट पकड़ी थी वो सारे मुलफ्फिस थे. आपको कैसे पता चला, आपको पता था, आपने कैसे इसको पकड़वाया और कैसे अब ये आगे फर्दर होने क्या जा रहा है? देखें, FIR की कॉपी कभी हमें दी नहीं गई, केस नंबर कभी नहीं बताया गया, पूछने पे गलत पुलिस स्टेशन के नाम बताए जाते थे. मैंने जब इसकी प्रोफाइल देखी, क्योंकि मैं तकी शाह से सर्च करती होती थी, मैंने सर्च कभी नहीं छोड़ी. 2020 की बात है, कोरोना का पीक टाइम था उस टाइम पे, एंड मेरे लिए I've never forgotten my dad. I can never forget him. Like you know, एक होता है कि एक आपके घर का अफराद अल्लाह को प्यारा हो जाए और आप उनको एक याद बना के रखो, लेकिन मैंने अपने फादर को अपने अंदर जिंदा रखा है. तो मैंने फिर अपने फादर के कुछ कॉलीग्स को फोन किया एंड आई सेड कि वही है, तो उन्होंने कंफर्म किया कि यही वही मर्डरर है. उसके बाद फिर आई स्पोक टू यू नो क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माय फादर्स एंड मैंने फिर प्लान करना शुरू किया. मैंने अक्टूबर 2022 में फिर केस रीओपन किया है. और मैंने इसको फिर मैंने DIG साउथ से बात की, मैंने पुलिस के सारे लोगों से बात की, मैंने उनको केस के बारे में दोबारा बताया, बिकॉज अब ऑब्वियसली सारे पुलिस वाले चेंज हो गए थे. DIG साउथ जो हैं वो काफी अच्छे हैं, मिस्टर इरफान बलोच. उनको उनके ऑफिस से मुझे डेफिनेटली सपोर्ट मिला है. उनको मैंने जब एप्लीकेशन दी तो उन्होंने फिर SSP को और बाकियों को इन्फॉर्म किया कि इस केस के ऊपर तहकीकात की जाए. उनको मैंने सारे नाम लिख के दिए कि जो एविडेंस जिनके अगेंस्ट मेरे पास है, मैंने उनको बोला ये सारे मुलफ्फिस हैं मर्डर में, इनके ऊपर तहकीकात की जाए. उसके ऊपर मुझे अभी तक अपडेट नहीं मिली है, बट हमने मर्डर को पकड़ने की सारी कार्रवाई शुरू की. फिर उसका नादरा से CNIC ब्लॉक हुआ, पासपोर्ट ब्लॉक हुआ, फिर रेड नोटिस का हमने तैयारी शुरू की. तो इसने पब्लिक वीडियो बनाई, उसमें मुझे थ्रेटन किया मार देने के लिए. इसने टाइटल में लिखा बाप नंबरी था, बेटी 10 नंबरी है, लेट्स सी हर एंड. दैट्स अ वेरी पब्लिक थ्रेट. लेट्स सी हर बाप नंबरी का क्या मतलब है? पहले तुम कह रहे हो कि पहले मेरा बाप नंबरी था जिसको तुमने मार दिया, मैं अब उससे तुम्हारे मुताबिक 10 गुना ज्यादा नंबरी हूँ. अब तुमने मेरा एंड देखना है, तो मेरे बाप को तुमने 10 गोलियां मारी, तो तुमने मुझे कितनी मारनी है? अकॉर्डिंग टू see there are messages that you know the criminals give you. He was making YouTube videos and singing songs for me. आप उसका YouTube चैनल जाके देखें ना, वो गाने गा रहा है शराब के नशे में मुझे सुनाने के लिए, और गानों की लिरिक्स से दर्द तो होगा, दर्द तो हो रहा होगा. सो इसने बेसिकली मेरे फादर के साथ भी यही किया था. इसने when there's a strong person in front of you, you kill them mentally first and then you physically kill them. because जब physically kill करने आप आते हो, वो mentally बंदा ऑलरेडी डर चुका होता है. तो ये 3 महीने पहले से मेरे फादर को कंपनी में कह रहा था और ये ऐलान कर रहा था 10 गोलियां मैंने अमजद के नाम लिखी हैं एक जी. तो मुझे था कि देखिए अब हमें टाइम दिया गया था 30 डेज का. UAE ने अरेस्ट तो कर लिया था उसको जैसे अरेस्ट किया उन्होंने एक्सट्रेडिशन फाइल्स मंगवाई और उन्होंने लिखा विद इन 30 डेज. तो हमारी विद इन 30 डेज 23 फेब को खत्म हो रहे थे. हम लोग डेडलाइन मिस करने लगे थे. तो आई वाज इन अ डेस्परेट सिचुएशन एंड आई वाज इन पैनिक एंड आई वाज लाइक मैं इतनी 14 साल की मेरी पूरी फैमिली की अजियत और मेरी बहुत अरसे की मेहनत, और आई वाज लाइक आई डिड नॉट गो थ्रू दिस मच ट्रॉमा एंड दिस मच सफरिंग ताकि ये रेड नोटिस पे आके बात खत्म हो जाए. आई वाज डेस्परेट, आई डिडंट नो व्हाट एल्स टू डू. मैंने पोस्ट लगा दी, मैंने उनसे बोला कि दिस नीड्स टू गो, एंड मैंने बहुत साल वेट किया, मेरी पूरी फैमिली ने बहुत साल वेट किया है, और डिले की वजह से हम जस्टिस डिप्राइव होंगे. एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू नो he took notice, our foreign minister took notice, and उन्होंने literally I have to commend him for this. तरफ से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन UAE is not our government, you know, we can't influence them in their judgments. We can only request कि देखें security threats भी हैं, ये काफी serious case है, and अगर आप जल्दी कर देंगे we'll be you know we'll appreciate it. तो वो हम already कर चुके हैं. मैं भी खुद आज I went to Interpol department, I went to the you know the prosecutor जो सारे जिनके पास ये फाइल्स आनी है, मैं उनसे मिल के आई हूँ.
उनके सामने सारी चीजें रख के आई हूँ, तो उनकी भी इट्स नॉट दैट दे आर नॉट सपोर्टिंग, दे आर वेरी सपोर्टिव। यूएई में देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर मर्डर, देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर ड्रग्स। तो ये खुद भी नहीं चाहेंगे टू हैव मर्डरर्स अराउंड, बिकॉज उनकी अपनी इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, you know, उनकी security, why would they're giving an opportunity for Pakistanis to be here, not to come here and do crimes. So alhamdulillah, everything is in process. It's just a matter of a week or two, and inshallah he will be sent back to Pakistan. My father's trial will finally begin.